जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो संवैधानिक निकाय जो देख रहे थे, उसी में हम लोग आज चैप्टर 43 लोक सेवा आयोग देखेंगे। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक है ना, जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक पागलपन रहता है ना, जिस एग्ज़ाम के लिए, ये वही एग्ज़ाम है, वही कमीशन है। ठीक है, इसी के द्वारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, लोग नॉर्मली यूपीएससी आईएएस जो कहते हैं, इसी के थ्रू होता है। तो ये जो संस्था है, ये कैसे काम करता है, ये भी एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के अंतर्गत बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से बना हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये भी चुनाव आयोग की तरह एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि केंद्र के द्वारा जितने भी इस तरीके से जो भर्ती किए जाते हैं, जो कि एक तरीके से जो अ, सरकार का जो मैनेजमेंट है, उसमें सबसे मुख्य भूमिका जो निभाते हैं, उनका जो भी भर्ती वगैरह का जो भी प्रक्रिया है, जो भी वो सब कार्य है, वो लोक संघ लोक सेवा आयोग करता है। ठीक है, यूपीएससी करता है। देखिए, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, या फिर संस्था है, क्योंकि इसका जो एक क्या है, संवैधानिक रूप से गठन हुआ है, तो इसलिए इस तरीके से इसका क्या है, एक स्वतंत्र अ, संविधान के थ्रू ही इसको एक स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, इसका जो चर्चा है वो संविधान के 14वें भाग में, ठीक है, और 315 से 223 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। 315 से लेकर के 223 तक इसका चर्चा किया गया है, ये आप याद में रखेंगे। ठीक है ना। देखिए, जो किसी भी संस्था का ना, किसी भी संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का क्यों जरूरत क्यों पड़ा उसका। अगर कोई आयोग होगा, यानी कि उसको क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि जो चुनाव हो वो अच्छे से हो सके, अच्छे से उसको कराया जा सके। ठीक है, ताकि जो राजनीति में जो लोग आए वो बेहतर लोग आए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी है, जितने भी एग्जाम हैं, ये जो है हमारा सबसे मुख्य धारा, जो जितना भी ये गवर्नमेंट का जो काम होता है ना, आप देखे होंगे कि जितने भी हमारे नेता लोग हैं, ठीक है, या फिर सीएम हैं, प्रधानमंत्री हो गए, जितने लोग भी हैं, ठीक है, वो लोग जो भी बोल करके चले जाते हैं ना, जो बोलते हैं लोगों के सामने, जनता के सामने, कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जो भी ये काम करवाने के लिए जो वो लोग बोल करके जाते हैं ना, वो रियल में कौन करते हैं, यही प्रशासक करते हैं। जो सबसे मुख्य भूमिका जो होता है वो इन्हीं का होता है ये सब काम में। तो उनका, अगर उनके लिए ये जो संस्था है, अगर उनका जो सिलेक्शन है, उनका जो परीक्षा है, उनको एक नियुक्त करने का जो प्रक्रिया है, अगर उसके लिए कोई स्वतंत्र संस्था नहीं रहेगी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैं उसको बता रहा हूँ। यदि कोई ऐसा नियुक्त करने वाली संस्था नहीं रहेगी, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें भी एक तरीके से राजनीतिकरण हो जाएगा। उसमें भी कहीं न कहीं एक तरीके से राजनीतिक दबाव आने लगेगा कि उसके बाद से क्या है, जान रहे हो आप, भाई भतीजावाद जैसा कहानी है कि हाँ, हमारा एक भतीजा भी है, उसको भी लगा देते हैं इसमें। तो ये जो कहानी है ना, उस सब को रोकने के लिए, ताकि फिर क्या है कि योग्य व्यक्ति आएँ उसमें। जितने लोग भी एग्ज़ाम में इतना मतलब कठिनाइयाँ हर तरीके से, जो भी सिचुएशन है, उस एग्ज़ाम को लगातार तैयारी करके पूरा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस तरीके से उनका एक माइंडसेट जो डेवलप होता है, वो फिर आगे बढ़ते हुए वो लोग जब इस अ, लोक सेवा में जब वो आते हैं, तो उनका एक माइंडसेट, एक काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। और वही एक व्यक्ति जब कोई किसी पहचान से आता है, ये इन दोनों में बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि सबसे मुख्य काम इन्हीं का होता है, यही जो होते हैं ना, जो पूरे प्रशासन में, ठीक है, रीढ़ का हड्डी एक तरीके से।
तो इनका होता है ये काम। तो उसके लिए ये आयोग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए इसकी आवश्यकता थी ये कि ये जो कितना जो भी है राजनीतिक वगैरह जो दबाव हो वो दबाव ना हो, ठीक है? चयन प्रक्रिया में किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक संस्था बनाया गया, ताकि इस संवैधानिक संस्था को स्वतंत्र रखा जाए और जो व्यक्ति योग्य हो उसी को केवल चयन किया जाए, ठीक है? तो इसलिए क्या संवैधानिक रूप से ये इसको मान्यता मिला हुआ है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करता है, ठीक है ना? देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसका थोड़ा-सा देख लेते हैं। जब ये 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इससे भी पहले ये सब चीज़ चल रहा था, ठीक है? अंग्रेज़ लोगों का जान तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग का उस समय भी वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, बहुत होशियार थे वो लोग पहले से ही। उन लोगों को पता था कि मैनेजमेंट के लिए किस तरीके के लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो उस समय जब 1853 है उससे पहले जितने भी इस तरीके के बड़े-बड़े जो पद होते थे ना, उसपे भारतीयों को आने नहीं देते थे। उनको नीचे का पद में ही रखते थे, ठीक है? और उस समय जो कलेक्टर का पद था वो और भी कुछ ज़्यादा ही मान्यता प्राप्त पद था, ठीक है? तो वो जो उस समय क्या होता था कि अंग्रेज़ जो हैं उस तरीके का जो सेवाएँ हैं, ये सब चीज़ों को क्या करते थे, इसमें अपने ही लोगों को रखते थे, अपने ही लोगों को भर्ती करते थे। लेकिन धीरे-धीरे अब आगे बढ़ा, उसके बाद से 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसके बाद से इसमें थोड़ा-सा वो लोग आगे बढ़े और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का यहाँ पे शुरुआत किए, कि कोई भी एग्ज़ाम ओपन एग्ज़ाम टाइप से होगा, उसमें जो एग्ज़ाम पास करेगा, उसको हम लोग ये जो पद है, ये जो सेवा है, इसमें हम लोग रखेंगे। उसमें भी वो लोग चाहते थे कि जो भारतीय व्यक्ति हैं, वो ना आएँ, क्योंकि भारतीय आएँगे तो फिर और आंदोलन, संघर्ष बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसको थोड़ा-सा और कठिन बनाने के लिए उस समय वो लोग जो अपना एग्ज़ाम है, वो लंदन में लेते थे, यानी कि हमारे देश का व्यक्ति हमारे ही देश में एग्ज़ाम नहीं देगा। प्लस सिलेबस भी ऐसा नहीं रहता था, उनका अपना पैटर्न के हिसाब से अपना सिलेबस रहता था। तो उस समय से ये धीरे-धीरे शुरुआत हुआ, उसके बाद से हम लोग को ये पता है कि जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, इन्होंने 1863 में फर्स्ट बार ये एग्ज़ाम को क्लियर किया, ठीक है? तो इस तरीके से एक अब धीरे-धीरे यहाँ से भारतीयों का दबदबा बढ़ने लगा, यहाँ से आगे धीरे-धीरे संघर्ष करके बढ़ने लगे। उसके बाद से आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने देखा था उसमें कि लोक सेवा आयोग का उस समय स्थापना शुरुआत हो गया 1926 में, ठीक है ना? वो किस अधिनियम में था? 1919 के अधिनियम में, ठीक है ना? इस तरीके से आगे बढ़ते हुए फिर आया 1935 का अधिनियम। इसके अंतर्गत ये फेडरल लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ और यही आगे चल कर के जब हम लोग स्वतंत्र हुए, जब संविधान बना, उसके बाद से इसी को हम लोग कर दिए यूपीएससी लोक सेवा आयोग, ठीक है ना? तो ये हो गया यहाँ से हम लोगों को ये पृष्ठभूमि इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए। अब आगे देखेंगे कि लोक सेवा आयोग की संरचना कैसी होती है, उसमें कितने लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? देखिए, लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। सदस्य एकदम परमानेंटली डिसाइड नहीं है कि इतने ही होने चाहिए, ठीक है? 9 9 के आसपास थोड़ा ऊपर-नीचे इस तरीके से लगभग रहते हैं, ठीक है? देखिए, इनका जो नियुक्ति होगा ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? और इनका जो संविधान में जो भी संख्या वगैरह है ना, उसका कोई परफेक्टली उल्लेख नहीं है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा अगर आता है क्वेश्चन कि संविधान में इनकी जो संख्या है वो उल्लिखित है कि नहीं है, तो ये आप याद रखें कि उल्लिखित नहीं है, ठीक है ना? ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, ठीक है? आगे देखिए इसी में कुछ बातें और हैं। देखिए यहाँ पे जो इनका जो अध्यक्ष समेत जो भी जितने भी सदस्य रहेंगे टोटल यही रहेंगे कि 9 से 11 के बीच में लगभग रहेंगे ये लोग, ठीक है? एकदम परफेक्टली डिसाइड नहीं है, अपने अनुसार से जो राष्ट्रपति को जो सही लगेगा, उस तरीके से रहेंगे। देखिए संविधान में इनकी योग्यता भी नहीं बताई गई है, लेकिन
फिर भी नॉर्मली तरीके से ये रहता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है भारत सरकार के किसी भी सरकार में जो काम कर रहे हैं या फिर राज्य सरकार के अधीन जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनको इन सभी सेवाओं में रखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, योग्यता अलग से कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मली बस इसको फॉलो करके चलते हैं। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है ना। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने के तारीख से 6 वर्ष और यानी कि 6 वर्ष हम लोग इसको जोड़ करके भी देखना है आपको। चुनाव आयोग जो हम लोग देखे थे, इलेक्शन कमीशन, उसमें भी हम लोग देखे थे कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक है। तो इन दोनों को एक तरीके से आप आज से याद रखेंगे कि जो दोनों लोग हैं उनका जो पद धारण करने की अवधि है वो दोनों की समान है, बराबर है, ठीक है। देखिए इनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। देखिए ये भी क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है और एक तरीके से ये जो निकाय है, ये जो संस्था है, इस संस्था को भी संविधान के अनुसार ये होना चाहिए कि ये भी एक तरीके से स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो इसको भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा इसके मामले में भी सिक्योरिटी दिया गया है। देखिए संविधान को ही ये संविधान के अंतर्गत ये राष्ट्रपति को ये अधिकार रहेगा कि राष्ट्रपति ही इसको हटाएँगे। और कैसे-कैसे हटाएँगे? जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं। देखिए, एक तो ये कंडीशन है कि अगर कोई दिवालिया हो तो उस कंडीशन में, या फिर अपने जो कर्तव्य है, जो भी काम है उसके अलावा कहीं और जगह पे काम कर रहे हैं, वेतन वगैरह कमाने का जो सोर्स जिसको बोलते हैं, इस तरीके से कहीं संलिप्त हैं तो उनको, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। लेकिन लास्ट में जो मुख्य है वो है कदाचार। ये जो कदाचार का मामला है, अगर इसके मामले में अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, तो फिर ये प्रक्रिया इसमें ऐसा होता है कि राष्ट्रपति फिर इसको सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक बार परामर्श के लिए भेजेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय कदाचार का मामला जो भी है, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ये जाँच करेगी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? ये याद रखेंगे हटाने की प्रक्रिया में। वो जाँच करेगी, अगर उसको सही पाती है कि हाँ, कदाचार में संलिप्त है, और फिर ये सिफ़ारिश करेगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा, मतलब राष्ट्रपति को ये सर्वोच्च न्यायालय जो सिफ़ारिश कर देगी कि हाँ, ये जो है सही है, कदाचार के मामले में ये व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे याद रखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी रिपोर्ट देगा, वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य है, यानी कि राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि नहीं, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सही है, उसका कोई गलती नहीं है, ठीक है? ये जो कदाचार है ये इसमें मामले में ये संलिप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति को ये बात मानना पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जो भी रिपोर्ट आएगा, जो भी परामर्श आएगा, उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है? ये संविधान के अंतर्गत है। देखिए अब निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए क्या शक्ति मिला हुआ है लोक सेवा आयोग को, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले यही स्वतंत्रता है उनको कि ये जो काम करने के लिए स्वतंत्रता कैसे मिलेगा। संविधान में ये बात है कि अध्यक्ष हैं, इसके सदस्य हैं, उनको एक यही तरीका है कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसी तरीके से ही हटा सकते हैं। तो ये पहला उनको थोड़ा-सा इससे सुरक्षा मिलता है। दूसरा है कि नियुक्ति के बाद से किसी का भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें अलाभकारी परिवर्तन करते यानी कि वेतन, भत्ते ये सब चीज़ों में अगर कमी करने का किसी भी तरीके से उपाय होता तो क्या होता है, इससे दबाव पड़ता लोगों पे, जो सदस्य हैं इनके या अध्यक्ष हैं, इन पे थोड़ा-सा दबाव पड़ता। तो ऐसा कोई इनका दबाव के लिए कोई बचा ही नहीं कुछ, ठीक है? अलाभकारी परिवर्तन होगा ही नहीं। इनका जो भी लाभ, जो भी डिसाइड किया गया है उसी उसी के तहत वो चीज़ मिलेगा, ठीक है? और इनका जो भी लाभ है, जो भी इनका खर्चा वगैरह सारा चीज़ जो है वो संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है? संचित निधि आप हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो उसमें भी क्या होता है, इनको एक तरीके से सिक्योरिटी मिलता है। देखिए जो अध्यक्ष होते हैं वो, उनका अगर वो एक बार अध्यक्ष बन गए, कोई भी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, कार्यकाल उनका जो होता है, अगर
वो जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल एक बार समाप्त हो गया तो वो फिर दूसरे किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होंगे, वो फिर किसी दूसरे पद पर नहीं बैठेंगे। लेकिन अध्यक्ष के अलावा जो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। केवल इतना ही इनको भी यानी कि स्वतंत्रता दिया गया है। उसके बाद से इनका पुनः नियुक्ति भी नहीं होता है। देखिए इसका क्या मतलब है, हम लोग चुनाव आयोग में भी देखे थे। जो यहाँ पे जैसे देखिए अध्यक्ष जो है उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा कि अगले को ये जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष को ये पता है कि भाई मेरे को बस यही काम करना है। इसके अलावा कोई भी किसी भी चीज़ का लालच देता है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो पूरा निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो इसलिए ये स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए ये सारी चीज़ें उपबंध किए गए हैं। पुनः नियुक्ति भी नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए जो व्यक्ति एक बार काम करे वो बहुत अच्छे से काम करना चाहेगा, ठीक है? देखिए इनका जो कार्य है हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, इनका क्या कार्य होगा। जितने भी एग्ज़ाम्स है जो सेंट्रल लेवल के उन सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है नॉर्मली। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति की परीक्षा, 2 राज्यों की संयुक्त भर्ती की योजनाओं व प्रवर्तन करने में सहायता करना, राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी मामलों पर राज्यों को सलाह देना। तो इस तरीके से ये जो हो गया यूपीएससी का कार्य हो गया। इसी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा-सा और ये देख लेते हैं जो भी हम लोग चर्चा में जो रहता है, हम लोग ये जितना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं जब लास्ट आदमी आईएएस की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है ना? तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि जो यूपीएससी है वो कौन-कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, थोड़ा-सा देख लेते हैं नॉर्मली। हम लोग को लगभग सभी को ये पता रहता ही है। देखिए सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? सीएससी। इसके अंतर्गत ये एग्ज़ाम होता है जिसमें हम लोग बनते हैं आईएएस, आईआरएस, आईएफएस। हम लोग ये सारी चीज़ें कई लोग इसमें तैयारी कर रहे होंगे लगातार, ठीक है? इसी के अंतर्गत आईपीएस जो बनते हैं ये, ठीक है? ये इसी एग्ज़ाम के अंतर्गत होता है और यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। उसके बाद से इंजीनियरिंग सर्विस ये एग्ज़ाम होता है आईईएस, ठीक है? ये भी एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के अंतर्गत होता है। उसके बाद से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम ये भी होता है आईएफओएस, ये भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है? उसके बाद से आईईएस होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन, ये भी होता है आईएएस, ठीक है? आईईएस या फिर आईएसएस। देखिए ये कंबाइंड ये डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम ये भी होता है जो सीडीएस का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये उसी के अंतर्गत होता है। फिर ये डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी के एग्ज़ाम जो होता है ये एनडीए जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है? तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, लेकिन ये क्या है थोड़ा ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है? देखिए यूपीएससी की कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है ना? नॉर्मली जो कार्य है वो तो हम लोग जानते हैं, सीमाओं से इस तरीके से जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें क्योंकि ये क्या था बीच में चर्चे में था। क्योंकि देखिए ये सही भी है एक तरीके से और कई पक्ष और विपक्ष दोनों लोग कुछ ना कुछ बातें करते हैं। देखिए जो लोक सेवा आयोग है उसको ये शक्ति नहीं है कि पिछड़ी जाति की जो नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले किसी भी प्रकार से कोई भी काम करे, वो काम नहीं करती है, ठीक है? यानी कि उस पर एक तरीके से सीमा लगा हुआ है, यानी कि जो यूपीएससी है वो पिछड़ा आयोग जो जाति हैं उनकी नियुक्ति पर किसी प्रकार से जो आरक्षण का है वो खुद से फैसला नहीं कर सकता कि क्या करना है नहीं करना है। उसी तरीके से सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए जो एससी एसटीज हैं उनके भी दावों को भी ध्यान में रखने वाला कोई काम करने का अधिकार नहीं है यूपीएससी को। साथ ही ये भी सीमा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यूपीएससी के दायरे से किसी भी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है।
राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति फ्री हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें से कुछ एग्ज़ाम को वो हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो अधिकार है ये भी इनके पास है। तो ये सीमाओं के अंतर्गत ये 3 चीज़ें हम लोग को याद में रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, यानी कि जो यूपीएससी है उसके अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान के अंतर्गत जो बातें की गई हैं उनको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 315 जो शुरुआत होता है यहाँ से, इसमें ये कहा गया है कि संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग, है ना, ये जो पीएससी जो होते हैं ना, स्टेट पीसीएस, ये भी इसी के अंतर्गत हैं। ठीक है, इसमें भी इनका भी ये गठन का प्रावधान किया गया है। तो याद रखेंगे जो 315 उसमें ये बातें की गई है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में। उसके बाद से अनुच्छेद जो 316 है उसमें यूपीएससी के साथ साथ ये एसपी स्टेट पीसीएस वाला जो है उसके सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल वगैरह सारा चीज़ ये दोनों को लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से अनुच्छेद 317, इसमें भी दोनों के जो सदस्यों को हटाने का जो बात किया गया है वो 317 में है। ठीक है, उसके बाद से 318 में जो है वो इनका जो भी सेवा शर्त है उनके लिए जो भी नियम कानून है वो 318 में बताया गया है। उसके बाद से 319 में सदस्यों के द्वारा सदस्य न रहने के स्थान पर उस समय पद धारण करने के लिए उसमें बातें कही गई हैं कि उसके बाद क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। लोक सेवा आयोग जो है वो क्या कार्य कब कैसे करेगी, ये सारी बातें हैं। 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय, जो भी इस लोक सेवा के द्वारा जो भी ये सब खर्चे वगैरह हैं इन सब के बारे में। उसके बाद से ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये 323 जो है लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है। देखिए ये जो साल भर में हर साल जो एग्ज़ाम होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होता है ना, तो ये एग्ज़ाम होता है और उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट आते हैं जो भी वो सारी बातों को एक रिपोर्ट बना करके लोक सेवा आयोग जो है वो फिर राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों का जो लोक सेवा आयोग है इसको हम लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझ गए हैं। आप इसको अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अभी जितने भी संवैधानिक जो अधिकरण है जो संस्था है उनको हम लोग इसी तरीके से सीक्वेंस से आगे बढ़ते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।